दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हिंदी के मशहूर व्यंगकार हरिशंकर परसाई की पुस्तक तिरछी रेखाएं पर बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि परसाई ही वह लेखक हैं जिन्होंने हिंदी व्यंग्य को सतहीपन से ऊपर उठाकर साहित्यिक उत्कृष्टता का दर्जा दिलाया। परसाई से पहले व्यंग्य साहित्य की विधाओं में एक तत्व के रूप में आता था, कुछ हिस्से में आता था। परसाई जी ने अपने रचनात्मक लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्य की समग्र चेतना के रूप में स्थापित करने का काम किया। यूं तो परसाई ने कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, जो पूर्ववर्ती विधाएं हैं, उनका इस्तेमाल किया है अपनी रचनाओं में, लेकिन चूंकि व्यंग्य को उन्होंने स्पिरिट कहा है बजाय पारंपरिक ढंग की विधा के, वह पूरी रचना में स्पिरिट के रूप में छाया रहता है। दोस्तों, इस छोटी सी पुस्तक में परसाई के चुनिंदा व्यंग्य संकलित हैं, जिनको पढ़ करके कोई भी पाठक परसाई के व्यंग्यों की गंभीरता से परिचित हो सकता है, व्यंग्य की सशक्त साहित्यिक रचनात्मक स्थिति से परिचित हो सकता है, और साथ ही साथ अपने समय और समाज को, यानी जिस समय और समाज में ये रचनाएं लिखी गई हैं, उस समय और समाज का गहरा बोध प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मशहूर आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने परसाई जी पर लिखते हुए एक जगह लिखा है कि परसाई जी वर्तमानता के रचनाकार हैं। अभिप्राय यह है कि परसाई जी का साहित्य अपने समय से गहरे जुड़ा हुआ है, बल्कि उसी से संघर्ष करके उपजा है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की जैसी परिस्थितियां थीं, अगर वैसी न होती तो परसाई का साहित्य भी वैसा न होता। उन्होंने लिखा है कि परसाई अनुभव अद्वितीयता नहीं बल्कि संभव सामान्यता के रचनाकार हैं। परसाई जी की इन रचनाओं से हम गुजरते हैं तो हमें व्यंग्य के स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसके प्रयोजन का बोध होता है। साथ ही साथ परसाई जी के व्यंग्यों में निहित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक विभिन्न सत्ताओं की मानवता विरोधी प्रवृत्तियों और चरित्र का बोध होता है। दोस्तों, इस छोटी सी पुस्तक में पहला ही अध्याय जो है वो भूमिका नाम से है। व्यंग्य क्यों, कैसे, किस लिए। परसाई जी ने शुरू में ही साफ कर दिया कि हिंदी में व्यंग्य समीक्षा की मानो भी भाषा ही नहीं विकसित हुई है। मेरी कोई रचना पढ़ करके कोई पढ़ा लिखा भी पाठक, गंभीर साहित्य का देता भी, ये कहता है वाह परसाई जी, मजा आ गया, आपने बकिया उधेड़ दी। यानी इन्हीं दो चार वाक्यों के साथ व्यंग्य आलोचना की इतश्री कर दी जाती है। उन्होंने लिखा कि वह रचना तो मैंने खिंचाने के लिए लिखी थी, कचोटने के लिए लिखी थी, बेचैन करने के लिए लिखी थी, और गंभीर पाठक भी ये कह रहा है कि वो मजा आ गया। परसाई जी आगे चल के परत दर परत व्यंग्य की प्रकृति, उसके उद्देश्य यानी प्रयोजन को रेखांकित करते हैं। उनका कि व्यंग्य के साथ हास्य आता है, लेकिन वह हास्य दूसरे किस्म का होता है, शुद्ध हास्य नहीं होता, जिसको मन को हल्का करने के लिए पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। उस हास्य से इतर होता है व्यंग्य के साथ लगा हुआ हास्य। व्यंग्य में हंसी आ भी सकती है और जरूरी नहीं है कि हंसी आए भी। परसाई जी ने अपने इसी लेख में मार्क ट्वेन को उद्धृत करते हुए कहा है, यदि कोई भूखे कुत्ते को रोटी खिलाए तो वह उसे काटेगा नहीं। मनुष्य और कुत्ते में यही खास फर्क है। इस कथन में हंसी नहीं आती है, पर व्यंग्य की वह करारी चोट यह चेतना पर करता है कि पाठक पहले तो भौचक रह जाता है और फिर सोचने लगता है। दोस्तों, परसाई जी कहते हैं कि व्यंग्य लेखन मेरे लिए एक गंभीर कर्म है। व्यंग्यकार जीवन का साक्षात्कार करता है। व्यंग्य गहरी मानवीय सहानुभूति से पैदा होता है। ट्वेन लिखता है कि मैं बुनियादी तौर पर एक शिक्षक हूँ। मेरा काम है मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना। व्यंग्यकार ये कहता है मानव मनुष्य से अपनी रचना के माध्यम से
कि तू अधिक सच्चा, न्यायी और मानवीय बन। व्यंगकार की भी मनुष्यता में, मानवता में, मानवीय मूल्यों में उतनी ही गहरी आस्था होती है जितनी कि व्यंगकार से इतर जो लोग हैं। कुछ लोग व्यंगकार पर यह आरोप लगाते हैं कि व्यंग्य लेखक को मनुष्य में कमियां ही कमियां नजर आती हैं, दुर्बलताएं ही नजर आती हैं, पतन ही दिखता है मनुष्य में, उसमें आस्था, सद्वृत्तियां नहीं दिखती। पर सही इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि व्यंगकार निर्मम, निर्दयी, अमानवीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका कार्य एक शल्य चिकित्सक की तरह है, जो ये बताता है कि अमुक अंग में ये बीमारी है, उसकी सर्जरी जरूरी है। अगर डॉक्टर बीमारी ना बताए और कह दे कि सब अच्छा ही अच्छा है, तो रोगी तो मर जाएगा। अभिप्राय व्यंगकार जो शरीरगत विकारों को बताता है, तो वो कोई अमानवीय कृत्य नहीं करता। ठीक इसी तरीके से व्यंगकार का काम है कि वो व्यक्ति अथवा समाज की उन दुर्बलताओं, दुष्प्रवृत्तियों को रेखांकित करता है जिससे जीवन दूभर होता है, जो जीवन पर गहरे बुरा असर डालती है। परसाई जी ने इसी लेख में कहा है कि प्रत्येक समाज में और व्यक्ति में परंपरा से कुछ सामंजस्य होते हैं, कुछ संतुलन होते हैं, कुछ अनुपात होते हैं। जब ये अनुपात बिगड़ता है, ये सामंजस्य या संतुलन बिगड़ता है, तो चेतना में चमक पैदा होती है, अजीब सा लगता है। जैसे किसी की नाक, सामान्यतः सब व्यक्तियों की नाक का एक अनुपात है शरीर में, अगर वो बहुत बड़ी हो जाए तो लोग कहेंगे नाक है कि आलू बड़े रखे हुए हैं। अब इस पर हंसी आ सकती है। इसी तरीके से किसी का कोई अंग विकार है, कोई वृद्ध है तो उसकी आवाज, बच्चे हैं तो बच्चे, वृद्ध, असहाय, इनकी दुर्बलताओं, शारीरिक विकारों, विकृतियों को व्यंग का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। ये अमानवीय कृत्य है परसाई जी कहते हैं। वास्तव में व्यंग्य जब परसाई जी यह कहते हैं कि उनके लिए गंभीर कर्म है, तो वे विसंगतियों, विकृतियों, पाखंडों की पहचान करते हैं जो तरह तरह की संस्थाओं में व्याप्त हैं या उन संस्थाओं में प्रभावशाली व्यक्तियों में व्याप्त हैं, जिससे संस्थाएं विकृत होती हैं, सामाजिक जीवन विकृत होता है। परसाई उनकी गहरी शिनाख्त करके उन्हें व्यंग का विषय बनाते हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण कृत्य परसाई या दूसरे जो इस कोटि के व्यंगकार हैं वो निभाते हैं। इस पुस्तक में दूसरा जो अध्याय है वो उनका आत्मकथ्य है, जो गर्दिश के दिन नाम से छपा था और इस पुस्तक में संकलित है। इस आत्मकथ्य में परसाई अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में अपनी माँ की असमय मृत्यु, पिता की असमय मृत्यु, भाई बहनों का अपने ऊपर आए हुए उत्तरदायित्व के निर्वहन की बात, बहुत मेधावी विद्यार्थी होने के बावजूद असमय पढ़ाई छोड़कर नौकरी में लगने की बात, और उन सब के बीच में लेखक व्यक्तित्व के निर्माण की बात को रेखांकित करते हैं। परसाई जी ने शुरू में ही लिखा है कि गर्दिश कभी थी, अब नहीं है, आगे नहीं होगी, यह गलत है। गर्दिश का सिलसिला बदस्तूर है। मैं निहायत बेचैन मन का संवेदनशील इंसान हूँ, मुझे चैन कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए गर्दिश नियति है। इसके बाद अपने जीवन के प्रसंग याद करते हैं और आगे ये बताते हैं कि लेखक को बने कैसे। उन्होंने इसके कारणों को तलाशते हुए लिखा है कि मेरा अनुमान है कि मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया होगा। दूसरे, इसी में मैंने अपने व्यक्तित्व की रक्षा का रास्ता देखा। व्यक्ति के ऊपर जब दुख आता है तो व्यक्ति उन्हीं दुख में सराबोर रहना चाहता है और दूसरे से सहानुभूति चाहता है। परसाई जी ने इस तरह की सहानुभूति को नकारा है। वो एक गैर रोमांटिक रचनाकार हैं, दिखाऊ सहानुभूति से उनका मुझे सख्त नफरत है। उन्होंने लिखा है आगे, जल्दी ही मैं व्यक्तिगत दुख के सम्मोहन जाल से निकल गया, मैंने अपने को विस्तार दे दिया। दुखी और भी हैं, अन्याय पीड़ित और भी हैं, अनगिनत शोषित हैं, मैं उनमें से एक हूँ, पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न हूँ। यहीं कहीं व्यंग्य लेखक का जन्म हुआ। मैंने सोचा होगा रोना नहीं है, लड़ना है, जो हथियार हाथ में है उसी से लड़ना है। मैंने तब ढंग से
इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का अध्ययन शुरू किया और बहुत गंभीरता से व्यंग्य लिखना शुरू कर दिया। साहिब जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो प्रगतिशील साहित्य की खासियत है कि मुक्ति अकेले की नहीं होती है, अलग से अपना भला नहीं हो सकता है। मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए, पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अकेले वही सुखी हैं जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। एक लेखक के अंदर यह भी बेचैनी होती है कि वो जो सोच रहा है उतना सब कुछ शब्दों में नहीं ला पा रहा है, लेकिन इसको भी रेखांकित करता है कि मेरे जैसे लेखक की एक और गर्दिश है, भीतर जितना बाउंडर महसूस कर रहे हैं उतना शब्दों में नहीं आ रहा है, तो रात दिन बेचैन है। यह बड़ी गर्दिश का वक्त होता है जिसे सर्जक ही समझ सकता है। एक तरह से उनका लेखन यातना से, बेचैनियों से पैदा होता है। जीवन जगत के यथार्थ का सामना करने से जो बेचैनियां मन में पैदा होती हैं उससे पैदा होता है। इस पुस्तक का अगला अध्याय एक उपन्यास अंश है, परसाई जी का चर्चित उपन्यास रानी नागफनी की कहानी सन 1962 में प्रकाशित हुआ था, उसका एक टुकड़ा यहाँ रखा गया है। यूं तो ये सामंती समाज की पतन गाथा का कथावरण लिया गया है, लेकिन इसमें जो भारतीय शिक्षा पद्धति है और परीक्षा की प्रणाली है उस पर अनेक व्यंग्य मौजूद हैं। जो टुकड़ा इसमें मौजूद है, अस्तभान नाम का एक राजकुमार है, कई बार से एक ही कक्षा में फेल हो रहा है। उसका एक दोस्त है मुफतलाल, उसका जिगरी दोस्त है, वो संयोग से इस बार पास हो जाता है और अस्तभान इस बार भी फेल है और वो कहता है कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, इतना दिन जो है ये अपमान सहना ठीक नहीं है। और इसके साथ वो शिक्षा व्यवस्था पे अमीरजादों के पुत्रों की पढ़ाई से विमुख वाली प्रवृत्ति पर और साथ में जो दोस्त यार चमचे हैं उनकी कई प्रवृत्तियों पर, लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर भी वो प्रश्न खड़ा करता है। लेखक कुल मिला जुला के अपने समय का एक तरह से चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें शैक्षिक संस्थाएं हमारी किस तरीके से कार्यरत हैं, विद्यार्थी उसमें किस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। इसके उपरांत 3 महत्वपूर्ण व्यंग्य कथाएं हैं, जैसे उनके दिन फिरे, सुदामा के चावल और भोला राम का जीव। दोस्तों, परसाई रचनावली के संपादक मंडल में रहे श्याम कश्यप जी ने परसाई जी की शैली पर लिखते एक जगह लिखा है कि परसाई जी ने हिंदी में अब तक प्रयुक्त लगभग सभी शैलियों का प्रयोग अपने व्यंग्यों में किया। वो चाहे पुरानी पंचतंत्र और हितोपदेश वाली शैली हो, जातक कथा की शैली हो, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी वाली शैली हो, सबका वो रचनात्मक इस्तेमाल अपने व्यंग्यों में करते हैं। इसमें एक लोक कथा का आश्रय लेकर के एक किस्सा कहानी की कहने की शैली में जो है ये बताया गया कि एक राजा है, उसके 4 बेटे हैं और वो उनमें से किसको अपनी राजसत्ता सौंपे, इसके लिए वो चारों बच्चों की परीक्षा लेता है 1 वर्ष के लिए कि जो सबसे योग्यतम यानी जो योग्यतम साबित होगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। तो चारों में पहला बेटा जाता है, 1 वर्ष परिश्रम और ईमानदारी की कमाई करके आता है और कहता है कि राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम सबसे बड़ी चीज है। दूसरा जाता है, वो बताता है छत्री का गुण, छत्री बाहुबल पर भरोसा करता है, इसलिए मैंने पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठित किया और लूट मार करने लगा। धीरे धीरे मुझे राज्य कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और मेरा काम खूब अच्छा चलने लगा। बड़े भाई जिसके यहाँ काम करते थे उसके यहाँ मैंने 2 बार डाका डाला था। इस 1 साल की कमाई में 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास है। मेरा विश्वास है कि राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, तभी वह राज्य का विस्तार कर सकता है। ये दोनों गुण मुझ में हैं, इसलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। इसके उपरांत तीसरे बेटे से उसका रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो वो बोलता है कि मैंने व्यापार का काम किया और काफी पैसा, ये 5 लाख कमाए, मैंने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई, मिलावट करके ढेर सारा पैसा कमाया। और एक बार जब मेरी मिलावट पकड़ी गई तो मैंने कहा कि महाराज ये उच्च कोटि की चीनी है जो मैं विदेश से आपके लिए मंगाया हूँ, शक्कर है। और राजा बहुत खुश होता है और वो खुलासा करता है कि बड़े भाई जिस सेठ के यहाँ बोरेट होते थे वह मेरा ही मिलावटी माल खाता था
और मझले लुटेरे भाई को भी मूंगफली का तेल मिला घी तथा रेत मिला शक्कर मैंने खिलाया। मेरा विश्वास है कि राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए, तभी उसका राज टिक सकता है। सबसे छोटे कुमार से पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो वो बोलता है कई दिन मैं भूखा प्यासा भटकता रहा। चलते चलते एक दिन मैं एक अट्टालिका के सामने पहुंचा। उस पर लिखा था सेवाश्रम। मैं भीतर गया तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गया। ऐसा ऐश्वर्य तो राजभवन में भी नहीं है। वहां 3-4 आदमी बैठे ढेर की ढेर स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भद्रों तुम्हारा धंधा क्या है? उनमें से एक बोला, त्याग और सेवा। मैंने कहा, भद्रों त्याग और सेवा तो धर्म है, ये धंधे कैसे हुए? वह आदमी चिढ़कर बोला, तेरी समझ में यह बात नहीं आएगी, जा अपना रास्ता ले। उसे धीरे धीरे वहां से ये बात समझ में आती है कि सेवा और त्याग का धंधा सबसे मुनाफे का धंधा है। और वो बाद में बताता क्या है कि स्वयं सेवा आश्रम में खोला है और उसका खुलासा कर रहा है कि पिताजी उस देश के निवासी बड़े भोले हैं। ऐसा कहने से वे चंदा देने लगे। मझले भैया से भी मैंने चंदा लिया था, बड़े भैया के सेठ ने भी दिया और बड़े भैया ने भी पेट काट कर 2 मुद्राएं रख दी। लुटेरे भाई भी मेरे चेलों को 1 सहस्त्र मुद्राएं दी थीं, क्योंकि एक बार राजा के सैनिक जब उसे पकड़ने आए तो उसे आश्रम में मेरे चेलों ने छिपा लिया था। पिताजी, राज्य का आधार धन है। राजा को प्रजा से धन वसूलने की विद्या आनी चाहिए। प्रजा से प्रसन्नता पूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। उसे बिना नस्तर लगाए खून निकालना आना चाहिए। मुझ में यह गुण है, इसीलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। मैंने इस साल में चंदे से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई जो मेरे पास है। और अंत में दरबारी और मंत्री कहते हैं कि सबसे योग्य व्यक्ति यही है जिसने 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई। कुलाल जी के परसाई ये बताते हैं कि किस तरीके से सत्ता किनको आश्रय और संरक्षण देती है और किनके बदौलत चलती है। वो कैसे मानवी होगी? धर्म की, व्यापार की, लुटेरों की गिरोहबंदी किस तरीके से सत्तासीनों के साथ है, परसाई जी इसका खुलासा करते हैं अपनी इस कथा के माध्यम से। दोस्तों, कितनी गहरी समझ की मांग करती है ये व्यंग कथाएं। और परसाई जी इसके लिए बाकायदे बहुपठित व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक शैलियों का, पूर्ववर्ती कथा शैलियों का सहारा लिया है। अगली व्यंग कथा सुदामा के चावल है, जिसमें परसाई जी ने एक मिथक है कृष्ण और सुदामा का, दोस्ती का, उसका आश्रय लेते हैं और उसमें एक नया अर्थ है। परसाई की कहानियों पर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने एक महत्वपूर्ण आलेख भाव पत्रिका में लिखा था और उसमें उन्होंने बात लिखा था कि प्रेमचंद जी मिथक कथाओं को, परी कथाओं को, परलोक की कथाओं को, स्वर्ग की कथाओं को अपने साहित्य से बाहर करते हैं। जीवन जगत का यथार्थ वहां से गांव गिराव की कहानियां उठा करके साहित्य रचते हैं। परसाई जी पुनः लोक कथाओं को, परी कथाओं को अपने साहित्य में स्थान देते हैं, लेकिन उन मिथक को, मिथकीय पात्रों को वो उसी रूप में नहीं रहने देते। मिथक भंजन के लिए मिथक का प्रयोग करते हैं। एक ऐसी ही कथा सुदामा की चावल है, जिसमें सुदामा ये खुलासा करता है कि ये संपत्ति मुझे भगवान ने 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोग जो दे दिया था, ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि मैंने एक उनसे करार किया था। जब मैं उनके यहाँ गया तो उनके राज कर्मचारी कितने घूसखोर और भ्रष्ट हैं। जब मैंने उन्हें यह बात बताई कि वे बिना घूस के किसी को प्रवेश नहीं करने देते, जो रक्षक विभाग उनका, तो उन्होंने कहा, देखो मेरी बड़ी बदनामी होगी, मेरी ख्याति एक सुशासक की है, तो तुम ऐसी कोई बात मत कहना और बदले में ये चीज ले लो। और इस तरीके से मुझे ये चीज बदले में एक शर्त के साथ मिली है। वो 2 लोक वाली, 2 मुट्ठी चावल वाली बात झूठी है, बल्कि वो चावल तो राज कर्मचारी मेरा छीन के खा गए कि ये ब्राह्मण लाया है, ये कोई चमत्कारी विद्या जानता होगा, और छीन कर वो बीच में खा जाते हैं कि दोबारा ले आना। चाल, चरित्र और चेहरे नौकरशाही के, सरकारी कर्मचारियों के वो बेनकाब करती है कहानी। एक ऐसी ही दूसरी महत्वपूर्ण कथा है भोला राम का जीव, जो लाल फीताशाही पर एक करारा व्यंग्य है। परसाई जी नारद, चित्रगुप्त, यमराज, नरक, स्वर्ग, इन मिथक कथाओं का आधार लेकर के सरकारी कार्यालयों में व्याप्त घूसखोरी की प्रवृत्ति के
चलते कोई सीधा सरल आदमी किस तरीके से अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है। कितनी बेरहम है ये नौकरशाही कि वो बिना घूस लिए किसी असहाय, कमजोर, गरीब, सेवानिवृत्त व्यक्ति का भी काम नहीं करती है। भोला राम नाम का एक ऐसा ही व्यक्ति है जो अध्यापक थे और सेवानिवृत्त हुए, ईमानदारी में भरोसा था, पेंशन के लिए अर्जी पर अर्जी देते रहे, लेकिन उनकी पेंशन पास नहीं हुई और एक दिन उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके परिवार पर क्या बीती, कैसे उनका जीव जाकर फाइलों में चिपटा हुआ है, ऐसा मिथक कथा में पुनः सृजन करते हैं परसाई। यमराज कहते हैं कि ये विधान स्वर्ग नरक का बिगड़ जाएगा, ये तंत्र ही बिगड़ जाएगा। महाराज यमदूत जो भोला राम के जीव को लाने गया था वो लाया नहीं, पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया, ब्रह्मांड पूरा वो छान डाला और मिला नहीं। आप ही कुछ करिए। और वो कैसे आते हैं, कार्यालय में जाते हैं, स्वयं नारद की बीड़ा को भी घूस के रूप में कार्यालय को लोग रखवा लेना चाहते हैं। किस तरीके से कार्यालय संस्कृति में जब घूस मिल जाती है तो नाम सत्यापन करने के लिए तेजी से नाम पूछता है नारद जी से। नारद जी उच्च स्वर में भोला राम नाम लेते हैं और आत्मा उसी फाइल में से बोल उठती है कि कौन मुझे बुला रहा है, क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद बोलते हैं भोला राम तुम यहाँ हो, चलो चलो तुम्हें स्वर्ग चलना है। कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे पेंशन का जब तक ऑर्डर नहीं आ जाएगा मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, वो भूखों मर रहे होंगे। कुल मिलाकर ये कथा बहुत गहरे असर अपने पाठकों पर डालती है कि कितनी निर्मम है ये नौकरशाही जो बिना घूस के कोई काम नहीं करती, चाहे व्यक्ति की जान ही क्यों न चली जाए। अगला जो महत्वपूर्ण अध्याय है इसमें वो एक संस्मरण है मुक्तिबोध पर। परसाई जी ने यह संस्मरण नामवर जी के निवेदन पर जनेऊ के लिए लिखा था। परसाई जी ने वैचारिक प्रतिबद्धता में गुरु और मित्र मुक्तिबोध से पाई थी। तो प्रगतिशील विचारधारा और चेतना से जुड़े थे, लेकिन उन विचारों को परिपक्वता और दृढ़ता मुक्तिबोध के सानिध्य ने दिया था। जब वो बीमार हुए, भोपाल में भर्ती हुई हमीदिया अस्पताल में, परसाई जी उनकी सेवा में लंबे समय तक लगे रहे और जब उनकी महत्ता को लोगों ने समझा, समाचार पत्रों में उनके बीमार होने की खबर छपी और उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया इलाज के लिए, तो उनकी अहमियत को देश के स्तर पर लोगों ने पहचाना। परसाई जी उस प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हैं कि किस तरीके से बड़े लोग तभी, बड़े लेखक, बड़े आलोचक किसी पर तभी विचार करते हैं जब उसकी ख्याति राजनीति या मीडिया के माध्यम से देशव्यापी होती है, वरना महत्वपूर्ण लोगों को भी प्रांतीय बताकर, प्रोविंशियल बताकर के उनकी उपेक्षा की जाती है। मुक्तिबोध को किस तरीके से संशय की बीमारी, दिमागी बीमारी होती है, उसमें कैसे ही दूसरे छद्म प्रगतिशील लोग जिम्मेदार हैं, परसाई जी इसको भी रेखांकित करते हैं और मुक्तिबोध के उस फौलादी व्यक्तित्व को पहचानते हैं। लिखते हैं कि मुक्तिबोध गहन मानसिक अंतर, द्वंद्व और तीखे सामाजिक अनुभवों के रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं केवल नारेबाजी नहीं हैं, लाल चूनर और इस तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि गहरे स्तर पर उतर करके जनजीवन के यथार्थ को, सत्ता की धांधलियों को, मकारियों को रेखांकित करते हैं अपनी कविताओं में। और लास्ट में वो लिखते हैं कि मुक्तिबोध बीमारी की स्थिति में भी अपने व्यक्तिगत बीमारी की चर्चा नहीं करते थे, बल्कि वो समाज के, राष्ट्र के, राजनीति की बातों में ही जो है वो उलझे रहते थे। और बड़ी सार्थक टिप्पणी अपने मित्र और प्रख्यात कथाकार और आलोचक मुक्तिबोध के बारे में परसाई जी लिखते हैं कि मौत ने मुक्तिबोध को मार दिया पर तोड़ न सकी, मुक्तिबोध मरे पर हारे नहीं, मरना कोई हार नहीं होती। इतना सशक्त संस्मरण है, पढ़िए तो उस गैर रोमांटिक दृष्टि जो परसाई के पास है, तेज दृष्टि जो गलत को बख्शती नहीं, उसका परिचय हमें मिलता है। ये किताब, इसमें मौजूद व्यंग्य हमें अपने समय और समाज को देखने और परखने का विवेक देते हैं, व्यंग्य विधा की ताकत का एहसास कराते हैं। एक जरूरी किताब मुझे लगी, इस पर मैंने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।